तो चलिए बात करते हैं ई अधिगम के कॉन्सेप्ट और उसके नेचर की, यानी ई लर्निंग कॉन्सेप्ट एंड नेचर। ई लर्निंग यानी ई अधिगम, लर्निंग यानी अधिगम। तो चलिए बात करते हैं कि प्राचीन समय में शिक्षा का माध्यम एक कक्ष होता था, यानी एक क्लासरूम होता था तथा शिक्षक इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहते थे। परंतु यदि हम आधुनिक या आज की बात करते हैं तो सब कुछ ऑनलाइन है। आज हम घर बैठे बैठे जो कुछ भी चाहे ऑनलाइन या तकनीकी की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। जिससे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह भी आपका ऑनलाइन मेथड है। आप कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से एक सरल और सुगम अधिगम कर सकते हैं। इस प्रकार के अधिगम से सहायक सूचना संप्रेषण तकनीक के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, चैट, वेब, ऑनलाइन लाइब्रेरी, अनुरूपण, सीडी रोम, डीवीडी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर सम्मिलित हैं। इस बदलते परिवेश में नई नई तकनीकियों ने ई अधिगम को जो है इसकी गति को और भी बढ़ा दिया है। आज विद्यार्थी समय के साथ अधिगम के सारे तरीके तथा अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों के तरीके भी आसानी से अपना सकते हैं। और यदि हम संपूर्ण रूप से विश्लेषण करें तो परंपरागत अधिगम ई अधिगम की तुलना में अधिक समय लेता है और महंगा भी माना जाता है। ई अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं, तो उनकी हम बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई लर्निंग। ई अधिगम की मुख्य विशेषताएं जो है वो निम्नलिखित हैं। ई अधिगम जो है वो विद्यार्थी केंद्रित अधिगम माना जाता है। इसमें मुख्य भूमिका छात्रों की होती है। शिक्षक एक पथ प्रदर्शक के रूप में उनकी सिर्फ सहायता करता है। इसमें छात्रों की मानसिक योग्यताओं का विकास होता है, जो हमारा ई अधिगम होता है। इसमें छात्रों की मानसिक योग्यताओं का विकास डेफिनेटली होता है। और कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाता है। आधुनिक कक्ष में विद्यार्थी समूह में कार्य करना, कंप्यूटर पर कार्य करना और बहुत सी रोचक क्रियाएं करते हैं, जिससे उनमें विभिन्न कौशलों का विकास होता है। ठीक है, जो हमारा आज का कक्ष है। विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं में भी ई अधिगम एक उपयुक्त और उचित अधिगम जो है वो सिद्ध हुआ है, क्योंकि अलग अलग बच्चा जो है वो अपनी अलग अलग स्पीड से सीखता है। छात्र और शिक्षक के संबंध भी क्या होते हैं, मधुर होते हैं। और ई अधिगम पाठ्य वस्तु का विश्लेषण कर उसे एक क्रमबद्धता प्रदान करता है, यानी कि उसे एक सीक्वेंस में चलता हुआ जाता है। ई अधिगम के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक बनाया जा सकता है। और ई अधिगम शिक्षकों के लिए भी सीखने और सिखाने की प्रभावपूर्ण विधियों और सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करती है। कुछ चीज़ें जो हम 3D में होती है या ऐसी चीज़ें जो क्लासरूम में नहीं दिखा सकते, तो ई अधिगम वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ई अधिगम के अंतर्गत अधिगम अनुभव, अनुकरणीय और खोज विधि द्वारा प्राप्त करवाए जाते हैं, जिसमें छात्रों को करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग का अनुभव भी प्राप्त हो जाता है। ई अधिगम में विद्यार्थी किसी भी समय तथा स्थान पर सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। और ई अधिगम में जो छात्र हैं उनके अधिगम का मूल्यांकन स्व अनुदेशित माध्यमों के साथ साथ शिक्षकों और साथी छात्रों के द्वारा भी होता है। और इससे उनमें जो है उचित उन्हें पोषण मिलता है। और उपचारात्मक परीक्षण और निदानात्मक शिक्षण भी उसका वहीं पर हो जाता है, तो उसमें सहायता मिलती है। ई अधिगम प्रशिक्षित और कुशल शिक्षकों, विद्यालय में पर्याप्त भौतिक संसाधनों की कमी से शिक्षा की कम गुणवत्ता की चुनौती का सामना करते हुए अधिगम के लिए प्रभावी माध्यम प्रदान करता है। यानी कि अगर आपके पास टीचर्स नहीं है, टीचर्स कम है, तो दूसरे विद्यालय के, दूसरे शहर के, दूसरे देश के अच्छे टीचर्स की वीडियो आप अपने बच्चों को दिखा करके उनको प्रशिक्षित कर सकते हैं। तो ये एक प्रभावी माध्यम यहाँ पर प्रदान करवाता है। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें, लिमिटेशंस ऑफ ई लर्निंग, तो ई अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं, तो उसके साथ कुछ कमियाँ भी इसमें पाई जाती है। हर चीज़ की विशेषता होती है, उसके साथ कुछ कमियाँ होती हैं। जैसे आज भी विद्यालयों में ई अधिगम संसाधनों का अभाव पाया जाता है। देखिए, कंप्यूटर्स नहीं होंगे, नेटवर्क नहीं होगा, इंटरनेट नहीं होगा, तो कैसे वहाँ पर अधिगम करवाया जा सकता है भाई। तो आज भी विद्यालयों में ई अधिगम के संसाधनों का अभाव है। सभी विषय ई अधिगम के द्वारा पढ़ाए भी नहीं जा सकते, ये भी बात सही है। और बाल केंद्रित होने के कारण ई अधिगम विद्यार्थियों का अधिकाधिक उत्तरदायित्व चाहता है, जो कि एक असंभव कार्य है। यानी कि बच्चा जो है 100% अपना देना चाहेगा तभी वो स्टडी कर सकता है। अगर बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेकर के करेगा तो फिर वो नहीं हो सकता। ई अधिगम द्वारा शिक्षा का मशीनीकरण होता है तथा छात्रों में सामाजिक विकास नहीं हो पाता, सामाजिकता वो बच्चा नहीं सीख पाता। और कई बार कोई भी कौशल ई अधिगम के द्वारा विकसित नहीं किया जा सकता। यानी जो मान लीजिए भाषाई कौशल होता है या जो लेखन का कौशल होता है, हैंड राइटिंग वगैरह होती है, तो ये चीज़ें ई अधिगम के द्वारा विकसित नहीं हो पाती हैं। ई अधिगम शुरुआत में अत्यधिक महंगा होता है, जो सभी विद्यालयों के लिए संभव भी नहीं होता है। लेकिन हालांकि एक लचीला अधिगम भी नहीं है। जैसे कुछ मान लीजिए किसी एक मेथड से बच्चे को कुछ समझ नहीं आया, तो टीचर नॉर्मली व्यक्तिगत रूप से तो अपना मेथड चेंज करके उसको कैसे भी समझा देगा। लेकिन यहाँ पर तो एक जो कंप्यूटर में प्रोग्राम फिट किया गया है, कंटेंट फिट किया गया है, तो वो एक ही सीक्वेंस से चलेगा।
तो ये एक लचीला अधिगम नहीं होता है। शिक्षकों को उनके कार्यस्थल पर ई अधिगम से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसके फलस्वरूप शिक्षक ई अधिगम के लिए छात्रों को प्रेरित नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि ई अधिगम के लिए टीचर्स भी सीखते हैं और उनको मतलब यानी टीचर्स के लिए ना एक झंझट भरा काम ये रहता है, इसलिए वो बच्चों को भी ज़्यादा प्रेरित नहीं कर पाते हैं। शैक्षिक संस्थाओं में ई अधिगम की व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें, अरेंजमेंट ऑफ ई लर्निंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, तो देखिए आज के सूचना क्रांति के युग में ई अधिगम अत्यंत आवश्यक है और ई अधिगम व्यक्तिगत शिक्षण और सामूहिक कक्षा शिक्षण के सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक जो अधिगम हैं उनमें प्रभावी सहयोग प्रदान करता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने जो है सामूहिक कक्षा शिक्षण या जो व्यक्तिगत शिक्षण है उसको सारा अवॉइड ही कर देना, उसको सारा हटा ही देना, नहीं, उसके सहयोग के रूप में हमें ई अधिगम को लाना है। ई अधिगम विद्यालय अधिगम के सभी विषयों से संबंधित अधिगम प्रदान करने के साथ साथ छात्रों के सर्वांगीण विकास में भी सहायता करता है और छात्रों को आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए ई अधिगम को सक्षम बनाने की आवश्यकता है। और हमारे शैक्षिक संस्थाओं में ई अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं। तो ये हमने देखा ई अधिगम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।